बात कर रहे थे, कल की क्लास में हमने बात की सेक्शन 10 की और सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए की बात की, क्लॉज बी की बात की, क्लॉज सी की बात की। और ये सेक्शन 10 किसका है? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का ये सेक्शन है। और किस केस में? डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में। डोमेस्टिक सप्लाई का मतलब जब लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ गुड्स दोनों कहाँ हो? इंडिया में। जब दोनों इंडिया में होंगे सप्लायर और रिसिपिएंट तो उसे हम डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कहेंगे। और उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई को डिफाइन करता है आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 10। सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में हमने बोला कि सप्लाई ऐसी हो जिसमें गुड्स का मूवमेंट शामिल हो, तो जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो वही प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लाई ऐसी हो जिसमें गुड्स का मूवमेंट नहीं हो, तो जहां गुड्स रखे हैं वही प्लेस ऑफ सप्लाई। और 10(1)(b) में हमने पढ़ा बिल टू शिप टू मॉडल। क्या था बिल टू शिप टू मॉडल में? प्लेस ऑफ सप्लाई। बिल टू शिप टू मॉडल में प्लेस ऑफ सप्लाई हमने किसे माना? जो डायरेक्शन देता है, मतलब बायर, तो एक्चुअली में गुड्स तो रिसीव नहीं कर रहा है, बट हु इज गिविंग दी डायरेक्शन, जो डायरेक्शन देता है उसकी लोकेशन को हमने प्लेस ऑफ सप्लाई माना। इतनी बात हमने कल तक की। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला पोर्शन, और दैट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। आपने असेंबली वर्ड सुना है? असेंबल करना किसी चीज, असेंबल करना, इंस्टॉल करना। तो जब भी गुड्स असेंबल होते हैं या इंस्टॉल होते हैं तो उस सिचुएशन में गुड्स एग्जिस्टेंस में कब आते हैं? असेंबल होने से पहले या असेंबल होने के बाद? असेंबल होने के बाद। तो जब भी असेंबल गुड्स को असेंबल इंस्टॉल करने का केस हो, बड़ा आसान, तो प्लेस ऑफ सप्लाई किसे मानना है? हाँ, जहां गुड्स असेंबल हुए हैं या फिर जहां गुड्स इंस्टॉल हुए हैं वही जगह प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक। पढ़ेंगे 10(1)(d). पढ़िए 10(1)(d). Sorry. Where the goods are assembled or installed at site, place of supply of goods shall be the place where installation or assembly is done. जहां इंस्टॉलेशन होता है, जहां असेंबली होती है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई। बात समझ में आ गई तो हाँ बोलेंगे और फिर एक क्वेश्चन करते हैं। डन? चलो क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क आज तो है, नेट, इसीलिए पीडीएफ खुलने में समय लग रहा है।
आपके पास सभी के पास फिजिकल मॉड्यूल्स आ चुके हैं अपने इंस्टीट्यूट के, आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स? ओके। आप क्वेश्चन निकालिए जब तक मेरे एंड पे खुल रहा, आप अपने एंड पे क्वेश्चन निकालिए जहां हम कर रहे थे कल क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में, उसी में नीचे होगा। निकाला क्वेश्चन, आपको मिला? कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 26। नहीं नहीं, 26 एग्जाम्पल नहीं होगा। हाँ ठीक है, अच्छा 24 था क्या उसका नंबर? ठीक है, ओके ओके, यस गो हेड। उसी के नीचे होगा, देखो 10(1)D सेक्शन के साथ लिखा होगा। आई एम ऑल्सो ओपनिंग विद इन 2-3 minutes, आई विल बी रीचिंग ओवर देयर। 226। ठीक है। यस आ गया, चलिए 226। यस, एग्जाम्पल नंबर 26। D located in New Delhi, place order on Mr. Delhi of New Delhi for installation of air condition machine। यहाँ पे सप्लायर कौन है बताइए? Who is a supplier of goods here? Delhi। और यस, और रिसिपिएंट ऑफ गुड्स मिस्टर डी, ठीक है। और केस किसका है? इंस्टॉलेशन का है, ठीक है। और मशीन को कहां इंस्टॉल करना है? चेन्नई में इंस्टॉल करना है। मिस्टर डी प्रोक्योर्स द इंडोर एंड आउटडोर यूनिट्स, set of plugs, electrical cables, distribution board and other items from different states in India and arranges for delivery in Chennai। जगह जगह से उन्होंने माल खरीदा और कहां पे भेज दिया माल को? चेन्नई में, ठीक है। The said machine was assembled by Mr. Delhi in Chennai। मशीन को चेन्नई में असेंबल किया। 10(1)D, what would be the place of supply? चेन्नई। और लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स? दिल्ली। तो क्या लगेगा? बात समझ में आ गया? सबको आ गई बात समझ में? ठीक, ओके, चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 10(1)E की। ओके, और टेन वन ई हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, डोमेस्टिक केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का आखिरी कंसेप्ट हम बात कर रहे हैं, सेक्शन 10(1)E। यस, सेक्शन 10(1)E देखिए, ये
मिस्टर राम प्यारे, ठीक है, मिस्टर राम प्यारे। और राम प्यारे की शॉप है, कचौरी की शॉप है, और कोटा कचौरी, आपने सुना है कोटा कचौरी बड़ी फेमस है। हाँ, क्योंकि आई एम फ्रॉम कोटा, तो कोटा कचौरी बड़ी फेमस है। राम प्यारे की कोटा कचौरी की शॉप है, और राम प्यारे के एक असिस्टेंट है मिस्टर चुन्नू। चुन्नू तो क्या करते हैं, रोज क्या करते हैं राम प्यारे के लिए, रोज मिस्टर चुन्नू ट्रेन में कचौरियां लेके चढ़ते हैं और सबको बोलते हैं कचौरी ले लो, कचौरी ले लो, कचौरी ले लो। मतलब जो भी ट्रेन, क्या बोला मैंने, जो भी ट्रेन कोटा जंक्शन पे रुकेगी, कोटा जंक्शन पे रुकेगी, उस कोटा जंक्शन पे ये जो हैं वो क्या करते हैं, गुड्स को चढ़ाते हैं, कचौरी को चढ़ाते हैं, खुद भी कचौरी के साथ चढ़ जाते हैं, और ट्रेन में सब कस्टमर से पूछते हैं कचौरी ले लो, कचौरी ले लो। अब ये ना भोपाल से बबलू, भोपाल से मिस्टर बबलू ट्रेन पकड़ के जा रहे हैं दिल्ली। कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली। तो भोपाल से बबलू ट्रेन पकड़ के जा रहे हैं दिल्ली, और ट्रेन कहाँ रुकी, कोटा स्टेशन पे ट्रेन रुकी। बबलू खिड़की से बाहर झांक रहे थे, थोड़े से कंजूस प्रवृत्ति के हैं, कचौरी नहीं खरीदना चाहते थे, खिड़की से बाहर झांक रहे थे। इतने में इन्होंने देखा गरम गरम कचौरियों के साथ मिस्टर चुन्नू जो है वो ट्रेन में चढ़े, जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं कचौरी ले लो, कचौरी ले लो। पर बबलू किस फिराक में है कि जो सामने वाला पड़ोसी पैसेंजर है वही बबलू को पूछ ले कि भाई साहब आप भी खा लो। लेकिन उम्मीदों पे पानी फिर गया, और किसी ने भी बबलू को नहीं पूछा कि आप कचौरी खा लो। बबलू सोच रहे हैं कि कचौरी लूं न लूं, क्यों 10 रुपए खर्च करूं, कोई ऑफर करेगा तो उसी में से खा लूंगा, बट किसी ने भी ऑफर नहीं किया। मिस्टर चुन्नू गाड़ी में थे, क्योंकि इनका काम है, ये रोज कचौरियां लेके गाड़ी में चढ़ते हैं और दिल्ली तक सफर करते हैं, जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उन्हें कचौरियां बेचते हैं और इसी ट्रेन में वापस आ जाते हैं। अब बबलू ने कचौरी कहां खरीदी, एट पलवल स्टेशन। दिल्ली के पहले एक स्टेशन आता है पलवल, पलवल। किसी ने भी बबलू को कचौरी के लिए नहीं पूछा, तो बबलू ने कचौरी कहां परचेज की, पलवल स्टेशन। कहां परचेज की, पलवल स्टेशन पे। अब इस पूरे केस में हु इज सप्लायर ऑफ गुड्स, कौन है सप्लायर ऑफ गुड्स, या यूं कह दे मिस्टर राम प्यारे, कि अल्टीमेटली कचौरी कौन बेच रहे हैं, राम प्यारे बेच रहे हैं। और हु इज रिसिपिएंट ऑफ गुड्स, बबलू। बबलू की किस्मत ने साथ नहीं दिया बबलू का आज, और बबलू को कचौरी खरीदनी पड़ी अपने पैसे खर्च करके। और बबलू ने सामान कहां खरीदा, कहां खरीदा, पलवल स्टेशन पे। और राम प्यारे ने भी कचौरी कहां बेची, पलवल स्टेशन, पलवल स्टेशन पे। इस पूरे केस में पहली चीज क्या है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है या सप्लाई ऑफ सर्विस का, सप्लाई ऑफ गुड्स का केस। और दूसरी खास बात, ये डोमेस्टिक सप्लाई का केस है या क्रॉस बॉर्डर, डोमेस्टिक, क्योंकि कचौरी बेचने वाले और कचौरी खरीदने वाले दोनों ही व्यक्ति कहां के हैं, इंडिया के। ये तीसरी बात, नेचर ऑफ सर्विस, नेचर ऑफ सप्लाई क्या है। यात्रा के दौरान गुड्स सप्लाई हुआ या नहीं हुआ, किसी व्हीकल पे, चाहे ये ट्रेन है, ये बस हो सकती थी, या ये कोई गाड़ी हो सकती थी, कुछ भी होता है,
किसी भी यात्रा के दौरान ऑन बोर्ड, मतलब किसी भी कन्वेंस के ऊपर, यात्रा के दौरान कन्वेंस के ऊपर माल बिका, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? और अगर ऐसा हुआ तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या मानेंगे? जहां से गाड़ी में गुड्स चढ़ा, मतलब ऑन बोर्ड हुआ। मुझे बताइए, ये कचौरियां कहां से गाड़ी में चढ़ी थी? कोटा से। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा? कोटा। भले ही अपेरेंटली आपको क्या दिख रहा है, बिकी कहां, कचौरी बिकी कहां? पलवल स्टेशन पे, दिल्ली के पास पलवल स्टेशन पे। लेकिन मानना पड़ेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या मानना पड़ेगा? वेयर गुड्स आर बोर्डेड ऑन दी कन्वेंस, जहां से सबसे पहली बार गुड्स कन्वेंस पे चढ़े, यात्रा के दौरान अपलोड हुए, वही प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? प्रोविजन पढ़ें, पढ़िए प्रोविजन 10(1)(e). Where the supply of goods on board a conveyance में सभी शामिल है, वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहां से गुड्स गाड़ी में चढ़े, जहां से गुड्स गाड़ी में, क्वेश्चन करें? एक सेकेंड। चेन्नई एक्सप्रेस याद है क्या सबको? चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान की मूवी थी। शाहरुख खान भी अब भूली बिसरी यादें हो गई है। अभी शाहरुख खान को देखने से कैसा फील आता है? बोर हो गए, क्यों आ गया ये? तो चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान की मूवी थी, और ट्रेन कहां जा रही है? चेन्नई से कोचीन जा रही है, कहीं भी जा सकती है, कोचीन जा रही है। और मिस्टर एक्स लोकेटेड इन चेन्नई हैज सप्लाइड द फूड विच आर गिवन टू पैसेंजर्स। मिस्टर एक्स जो चेन्नई में रहते हैं, उन्होंने गुड्स को सप्लाई किया विच आर गिवन टू पैसेंजर्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ठीक, तो जो नाइट टाइम पे गुड सप्लाई होता है, उन्होंने चेन्नई से सप्लाई किया। हैज, उन्होंने मतलब मिस्टर एक्स ने गुड्स सप्लाई किया जो कि चेन्नई के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज, द फूड पैकेट्स आर लोडेड, यस, नहीं, सप्लायर कोचीन का है, सप्लायर कहां का है? कोचीन का। बट द फूड पैकेट्स आर लोडेड एट चेन्नई सेंट्रल स्टेशन। गुड्स गाड़ी में कहां चढ़े? चेन्नई में। तो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या हो जाएगी? चेन्नई। जबकि लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स कहां है? कोचीन। क्या बोले, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट? इंट्रा स्टेट। कोचीन कौन से स्टेट में? कोचीन कौन से स्टेट में आता? आंध्र प्रदेश, केरला में। और चेन्नई तमिलनाडु में। तो इंटर स्टेट सप्लाई हो गई।
और इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो क्या लगेगा? IGST 10(1)(e), जहां से गुड्स गाड़ी में चढ़े। एग्जाम्पल नंबर 28 करते हैं। मिस्टर सी ऑफ चेन्नई सप्लाइड गुड्स टू स्पाइस जेट एयरलाइंस ऑफ चेन्नई। मिस्टर सी ने गुड सप्लाई किए हैं चेन्नई की स्पाइस जेट एयरलाइंस को, जो कि फ्लाइंग बिटवीन दिल्ली मुंबई, जो कि कहां से कहां चलती है? दिल्ली से मुंबई। द गुड्स आर लोडेड इन द एयरक्राफ्ट इन दिल्ली। गुड्स कहां लोड हुए? तो व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स? दिल्ली। और लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स? चेन्नई। क्या लगेगा? कंसेप्ट समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? ठीक है। तो जब भी आपके सामने गुड्स का केस आए, तब जब भी आपके सामने, ऐसे समझिए मैंने क्या बोला आपको, 3 स्टेप पे मैंने बात की। आपके सामने जब भी प्लेस ऑफ सप्लाई का सवाल आए, सबसे पहले क्या देखेंगे? स्टेप 1 क्या चेक करेंगे जब भी प्लेस ऑफ सप्लाई का सवाल आएगा आपके सामने? हाँ, गुड्स है या सर्विस का केस है। फिर क्या चेक करेंगे? हाँ, डोमेस्टिक है या क्रॉस बॉर्डर है। और तीसरी चीज क्या चेक करेंगे? नेचर। नेचर, किस तरीके की सप्लाई हो रही है? मूवमेंट वाली है, बिना मूवमेंट वाली है, बिल टू शिप टू मॉडल है, असेंबली का केस है, यात्रा के दौरान गुड्स है, नेचर। समझ में आ गया? और ये तीनों चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आप क्या निकाल लेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स या प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ। क्लियर? बढ़े आगे। मोहित, आप कोटा के हैं क्या? अच्छा, ओके। मैं विज्ञान नगर से हूं। और आप कहां से हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं अगली बात। और हम अब क्या सेक्शन 10 हमने किया, डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स। देखिए, ये जीएसटी है ना, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। मतलब जीएसटी आपको जाइंट दिखेगा, हाथी जैसा दिखेगा, लेकिन है कुछ नहीं। जब आप प्रोविजन को रिवाइज करने लगेंगे तो आप टिप्स पे रिवाइज कर सकते हैं। आपको इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 मिनट्स। अगर हमें कोई बोले कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, अगर गुड्स की सप्लाई ऐसी है जिसमें मूवमेंट है, तो किसको मानू प्लेस ऑफ सप्लाई? जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है। अगर सप्लाई में मूवमेंट नहीं है तो लोकेशन ऑफ गुड्स। अगर बिल टू शिप टू मॉडल है तो डायरेक्शन देने वाले की लोकेशन। अगर असेंबली इंस्टॉलेशन का केस है तो अगर यात्रा के दौरान गुड सप्लाई हो रहे हैं तो सिंपल, इट जस्ट अ मैटर ऑफ 2 मिनट्स। तो आप भी जब अपना समरी बनाएंगे तो बस आपको 1 लाइन में प्रोविजन लिखने, दैट्स इट, काम खत्म, इतना ही पढ़ना है। और ये 10(1)(a)(b)(c)(d) आपको याद नहीं रहता, कोई बात नहीं। केवल दिमाग में क्या याद रखना है? सेक्शन 10 ऑफ IGST, राइट? अब बात करेंगे अगले सेक्शन की, और हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 11 ऑफ IGST एक्ट। और ये क्या बात करता है? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर। क्रॉस बॉर्डर सप्लाई का मतलब क्या? आउट ऑफ इंडिया। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स या लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ गुड्स, दोनों में से कोई एक। या तो सप्लायर की लोकेशन या रिसिपिएंट की लोकेशन कहां हो? आउटसाइड इंडिया। या तो सप्लायर की लोकेशन
या रिसिपिएंट की लोकेशन आउटसाइड इंडिया हो तो हम उसे बोलेंगे क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ गुड्स। अब एक बात देखिए कि जब भी क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ गुड्स की बात होगी, है ना, या तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स का केस होगा या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का। मानते हैं क्या? क्योंकि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में ही क्या होगा, सप्लायर या रिसिपिएंट में से कोई एक इंडिया के बाहर होगा या नहीं होगा। तो जब भी मैं क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करूंगी, या तो वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स का केस होगा या फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का केस हो। के साथ में नोट कर लें यहां तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट करें, जब कर लें तो मुझे बता दें नोटेड। डन। चलें, अब जब हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या, इंडिया के बाहर गुड्स लेकर जाना या इंडिया के बाहर से गुड्स लेकर आना। लेकर आना। जब इंडिया के बाहर से हम गुड्स लेकर आ रहे हैं तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स कहां होगी, बताइए। वेरी गुड। आउटसाइड इंडिया। और इस केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ गुड्स कहां होगा, इन इंडिया। चलिए, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या मानूं फिर, इन इंडिया। प्रोविजन कहता है लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, और इंपोर्टर की लोकेशन क्या होती है इंपोर्ट के केस में, इंडिया। तो अगर इंडिया में इंपोर्ट का केस है तो व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स का केस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स किसे माने, इंपोर्टर की लोकेशन को। इंपोर्टर की लोकेशन को मतलब इंडिया को। यह बात समझ में आ गई। अब क्या बोला कि देखो, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स है मेरा आउटसाइड इंडिया, और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, इंडिया। सप्लाई करने वाला इंडिया से बाहर और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में। तो इसे कौन सी सप्लाई कहूं, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट। आईजीएसटी एक्ट ऐसा कहता है, क्या बोलता है, आईजीएसटी एक्ट ऐसा कहता है कि अगर सप्लाई करने वाला इंडिया के बाहर हो और सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंडिया में हो, सप्लाई करने वाला इंडिया के बाहर और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में हो, तो क्या कहेंगे, इंटर स्टेट। और इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या कि जीएसटी, आईजीएसटी एक्ट कहता है कि इसे इंटर स्टेट सप्लाई मानना है, और इंटर स्टेट सप्लाई पे कौन सा टैक्स लगता है, आईजीएसटी। पर एक बात बताओ, ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स है या नहीं है, है। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कौन सा टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटी। तो यहां पर आईजीएसटी लगेगा, बट इन फॉर्म ऑफ कस्टम ड्यूटी। यानी इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में आईजीएसटी को किसके कपड़े पहना दिए, यानी मेकअप करके
आईजीएसटी किसके जैसा दिखने लग गया? और क्या हम क्या मानते हैं, पर मेकअप के पीछे जो शक्ल है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं या मेकअप के बाद जो शक्ल है उसको? हाँ, दीपिका पादुकोण आपको बहुत अच्छी लगती है, बल्कि वो ऐसी है नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी लगती है ना, कि आप तो मेकअप के बाद वाली शक्ल देखते हैं। तो बस आईजीएसटी को किसका मेकअप करके हमारे सामने खड़ा कर दिया लाके? कस्टम ड्यूटी का। यानी हम क्या मानते हैं, इंपोर्ट पे क्या लगती है? कस्टम ड्यूटी। और याद है आपको, हमने एक सेक्शन पढ़ा था, जिन्होंने कस्टम पढ़ लिया है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, जो ये कहता है कि इंपोर्ट के ऊपर आईजीएसटी के बराबर की कस्टम ड्यूटी लगेगी। लगाते थे ना हम? लगाते थे ना? क्यों लगाते थे? इसलिए लगाते थे क्योंकि दोनों चीजें हमें माननी पड़ेगी। जीएसटी लॉ कहता है कि इंपोर्ट को इंटर स्टेट सप्लाई मानो, तो अगर किसी ट्रांजैक्शन को हमने इंटर स्टेट सप्लाई मान लिया तो फिर हमें आईजीएसटी उस पर बेटा लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। बट साथ में ये भी तो फैक्ट है कि इंपोर्ट तो कस्टम लॉ में कवर होता है, और कस्टम लॉ में तो क्या लगेगी? कस्टम ड्यूटी। तो बोलते हैं आईजीएसटी को किस फॉर्म में चार्ज करेगी गवर्नमेंट आपसे? कस्टम ड्यूटी के। कहानी समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? सब लोग ये नोट कर लेंगे ना, मैंने नोट किया, सब नोट करेंगे। हाँ जी, बोलें। क्यों? हम आगे जाके पढ़ेंगे इस आईजीएसटी का ना, उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, ऐसा होता है। और कोई डाउट? नहीं, ये सेंट्रल का पार्ट हो जाता है, क्योंकि हमने क्या बोला, आईजीएसटी कस्टम ड्यूटी के फॉर्म में लगता है, तो गवर्नमेंट इसे हमसे कैसे कलेक्ट करती है उत्कर्ष? कस्टम ड्यूटी की तरह। और कस्टम ड्यूटी किसका परव्यू है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, राइट? अगर आपको दीपिका पादुकोण की ओरिजिनल वाली पिक्चर दिखाएंगे तो आप देखेंगे क्या? कमरे में पोस्टर लगाएंगे उनका? लगाएंगे उत्कर्ष? नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ, चलिए। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इट इज अ जोक अपार्ट, दीपिका पादुकोण इज वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इज वेरी टैलेंटेड। तो जिसको भी जो भी फैन फॉलोइंग है, आप ऐसा मत सोचें कि ऐसा कैसे कह दिया, दिल पे नहीं लेंगे बात। चलिए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में हम इंडिया के बाहर सामान ले जाते हैं। यानी इस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स कहां होगी? या एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ गुड्स कहां होगी? वेरी गुड, आउटसाइड इंडिया। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स किसे माने? वेरी गुड, आउटसाइड इंडिया। यानी क्या समरी क्या हुई? जब सप्लाई करने वाले की लोकेशन कहां हो? इंडिया में, और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कहां हो?
आउटसाइड इंडिया, तो इसे क्या मानते हैं? इंटरस्टेट सप्लाई। और इंटरस्टेट सप्लाई मतलब कौन सी वाली इंटरस्टेट सप्लाई, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट। ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई पे क्या लगता है? बट exports are treated as zero rated सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट्स को क्या मानती है गवर्नमेंट? जीरो रेटेड सप्लाई। क्यों? क्योंकि जब आप इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो इंडिया को क्या फायदा होता है? फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं। तो जैसे ही आप इंडिया में से एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज लाएंगे, आप गवर्नमेंट के क्या बन जाएंगे? प्यारे बच्चे बन जाएंगे, लाडले बच्चे बन जाएंगे। और प्यारे बच्चे और लाडले बच्चे को कुछ प्रिविलेज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कुछ प्रिविलेज। बोला इसीलिए कि एक्सपोर्ट्स इंटर स्टेट सप्लाई है। वैसे तो आईजीएसटी लगना चाहिए, लेकिन जीएसटी लॉ में एक्सपोर्ट्स को क्या माना गया है? जीरो रेटेड सप्लाई। और जब जीरो रेटेड सप्लाई कह दिया तो आईजीएसटी लगेगा क्या? नो आईजीएसटी। तो एक्सपोर्ट्स, कोई आपसे पूछे एक्सपोर्ट्स पे आईजीएसटी लगता है क्या? नहीं। क्यों नहीं लगता? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज दे आर ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाई। नोट कर लिया सबने? एक और छोटा लाइन डायग्राम। हाँ जी, बोले देवेंद्र। नहीं, आईजीएसटी लगता ही नहीं है। हाँ, उसको क्रेडिट मिल जाएगी, फिर वो उसका रिफंड ले लेगा गवर्नमेंट से। जीरो रेटेड सप्लाई दो तरीके की होती है, एक्सपोर्ट्स आउटसाइड इंडिया एंड सप्लाई टू एसईजेड। जीरो रेटेड सप्लाई दो तरीके की, एक्सपोर्ट्स आउटसाइड इंडिया, जब हम इंडिया के बाहर माल सप्लाई करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। और जीरो रेटेड सप्लाई किसको कहते हैं? सप्लाई टू एसईजेड। एसईजेड स्टैंड्स फॉर, हाँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया में बनाई गई एक टेरिटरी है, फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जब आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो फिजिकल एक्सपोर्ट है, वो तो जीरो रेटेड सप्लाई है ही है। अगर आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कोई माल सप्लाई किया तो वो भी जीरो रेटेड सप्लाई मानी जाती है। यानी जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड्स बोथ exports outside India as well as supply to SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये भी नोट कर लीजिए। किसी को कोई डाउट? नोट कर लिया सबने यहां तक? चलिए ये प्रोविजन पढ़ लीजिए एक बार। दिस वन, इंपोर्ट्स के केस में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई, एक्सपोर्ट्स के केस में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई। नोटेड। एग्जाम्पल देखें।
मिस्टर रश्मि है नई दिल्ली की, जो स्पाइसेस मसाले एक्सपोर्ट करती है दिल्ली टू लंदन, यानी सप्लायर ऑफ गुड्स कहां का है? दिल्ली। और रिसिपिएंट ऑफ गुड्स लंदन। व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स? वेरी गुड, शाबाश। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मिस एम इंपोर्ट्स इलेक्ट्रिक केटल्स फ्रॉम चाइना फॉर हर किचन स्टोर इन नोएडा। चाइना से इलेक्ट्रिक केटल्स इंपोर्ट कर रही है फॉर हर स्टोर इन नोएडा, यानी सप्लाई कहां से हो रही है? चाइना से। और रिसिपिएंट कहां है? नोएडा में। तो व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स? समझ में आ गई क्या बात सबको? किसी को नहीं आई है तो पूछो। डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। कुछ पूछना चाहता है कोई? कोई कुछ पूछना चाहता है? अरे अपने को जैन मुनि नहीं बनना है। जैन, जो जैन संत होते हैं उनकी खास बात क्या होती है पता है आपको? नहीं पता। दे यूज टू स्पीक लेस, बहुत बोलते नहीं है ना, उनके मुंह पे कुछ रिचुअल मतलब कुछ रिलीजन होता है, वो मुंह पे पट्टी लगा के रखते, नहीं बोलते हैं। तो आप ऐसा नहीं, ऐसे अपने मुंह पे आप टेप थोड़ी लगा के रखना है। अगर पूछ रही हो कि डाउट है या नहीं तो प्लीज बोलिए। और खैर लाइफ में मैंने सेल्फ कंट्रोल का बेस्ट एग्जाम्पल जैन जो मुनि होते हैं, जैन संत होते हैं, उनसे ज्यादा कोई नहीं देखा। लाइक वेरी डिसिप्लिन्ड, बहुत सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। अगर सीखना है तो दे आर दी बेस्ट एग्जाम्पल। है यहाँ पे कोई? कोई है जैन कम्युनिटी से? कोई नहीं इतने लोगों में? है ना, विदित है। विदित क्लास में है आप? जयपुर से हैं आप, ओके। श्वेतांबर जैन है, दिगंबर जैन है आप? दिगंबर जैन। चलिए, तो बात करेंगे अगले सेक्शन की। सेक्शन 10 था हमारा डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है। सेक्शन 11 हमने बात की क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे निकालेंगे। तो गुड्स के हमने सेक्शन दोनों खत्म कर लिए, 10 और 11। अब हम बात करने वाले हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, और इस केस में हम दो सेक्शन के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 12, सेक्शन 13। सेक्शन 12 बात करेगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विस, ओके। और सेक्शन 13 बात करेगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो जब डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विस का केस होगा तो मुझे बताइए लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों कहां होंगे? एंड जब क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विस का केस होगा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस और
लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज इन, हाँ ऐसा, ठीक है ऐसा लिख देते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इन आउटसाइड इंडिया, यानी दोनों में से कोई एक, एनी वन, ठीक है। अब जैसे वहां पे हमने डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स पहले पढ़ा था, ये नोट कर लीजिए साथ साथ आप, ओके। अब जैसे हमने प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पहले पढ़ा था, हाँ कुछ रह गया लिखिए, ऐसे ही सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 12। इस सेक्शन 12 में हम सेक्शन, दो कैटेगरी में इस सेक्शन को हम बांटेंगे। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 12 सब सेक्शन 14 तक, ठीक है। एक बात आपने कहीं देखी है, जैसे एक होता है वो मतलब एक बड़े भैया होते हैं, बड़े भैया मतलब घर में एक है ना ऐसे बुली टाइप भैया होते हैं जिनसे पूरे मोहल्ले वाले डरते हैं। तो टिंकू पिंकू चिंकू घर से निकल पड़े और मोहल्ले में उनकी लड़कों से लड़ाई हो गई, तो चिंकू पिंकू अपने लेवल पे हैंडल करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, है ना, अपने लेवल पे हैंडल करने की कोशिश करेंगे, दो चार मुक्के किसी को मारे, दो चार लात किसी को मारी। लेकिन अगर मामला हैंडल नहीं हुआ तो फिर किसको बुलाएंगे? बड़े भैया को। तो ये जो सेक्शन 12(2) है ना हमारा, वो कौन है? वो हमारे बड़े भैया है ना। और सेक्शन 12(3) से लेके सेक्शन 12(14) तक कौन है? टिंकू टिंकू। यानी बड़े भैया का रोल कब आएगा? जब टिंकू टिंकू से काम न बने। यानी सेक्शन 12(3) से लेके सेक्शन 12(14) तक के हिसाब से अगर हम प्लेस ऑफ सप्लाई न निकाल पाए तो हमारी मदद कौन करेगा? बड़े भैया करेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट रूल और दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक नेचर ऑफ सर्विस। और यहां पे एक लाइन लिख लीजिए, इफ सेक्शन 12(3) से लेके 12(14) के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई ना निकाल पाए तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालेंगे। लिख लीजिए। और आज के लिए इतना ही।
कल देती हूँ एग्जाम्पल, एक्चुअली प्रोविजन भी बताऊंगी ना अभी। प्रोविजन जैसे, अच्छा चलिए, क्यूरियोसिटी अच्छी चीज होती है और सॉल्व करनी जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 12(3) से लेके 12(14) में अलग अलग तरीके की सर्विसेज है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस, रेस्टोरेंट की सर्विस है, या इंटरमीडियरी की सर्विस है, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जैसी रिलेटेड सर्विसेज। यानी अगर ये नेचर की सर्विस अगर आपके सामने आती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालने के लिए आपको 12(3) से 12(14) की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर सब सेक्शन में एक अलग अलग नेचर। लेकिन जैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है अपने ऑफिस में बैठ के? आम बेचता है या सर्विस देता है? सर्विस देता है। तो जब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट अगर कोई सर्विस दे रहा है तो उसकी सर्विस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कहां से निकलेगा? 12(2) से, क्योंकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाली सर्विस का जिक्र 12(3) से 12(14) में नहीं किया गया है। तो अगर कोई ऐसी सर्विस है जिसके बारे में सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 से लेके 12 सबसेक्शन 14 में बात नहीं की गई है, तो फिर उस नेचर की सर्विस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कहां से निकालेंगे? 12(2) से, डिफॉल्ट रूल्स। बात समझ में आई? ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, यही क्लास ओवर करेंगे। और कोई और डाउट है तो पूछिए, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क।